हाँ जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने ये फॉर्मेट आपको कंप्लीट करा दिया था विद रीजंस, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, ऑल द एक्टिविटीज, why to add, why to less, the various transactions we have discussed in the last lecture. Today I'm just going to discuss with you. This is the net profit as given in the question. देखो बच्चों, ये फॉर्मेट में ये नेट प्रॉफिट के बारे में भी बात है बेटा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है बच्चों, अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है सर, ये जो जहां से हमने अपने क्वेश्चन को शुरू करना है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बेस है, जिसके अंदर हमने सब कुछ एडलेस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, सर ये नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है बच्चों? ये नेट प्रॉफिट लेना है हमने, ध्यान दें, ये नेट प्रॉफिट लेना है हमने बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, बिफोर proposed dividend, before interim dividend and before provision for taxation। मतलब कि इन सब ट्रांजैक्शंस से पहले का, बच्चों ध्यान देना, इन सब से पहले का नेट प्रॉफिट लेना है। क्वेश्चन है सर इन सब से पहले का ही क्यों लेना है, क्या चक्कर है बच्चों? ये भी नॉन कैश है, ये भी, ये भी, ये भी, इन सब में आपने किसी को बच्चे पेमेंट थोड़ी ना करी है। आप मुझे एक बात बताओ, है ना, प्रोविजंस बना रहे हो आप। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यानी आने वाले समय में जो एक्सपेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, हम उसके लिए आज अपने आप को बस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, रिजर्व्स फॉर कंटिंजेंसीज, इन सभी में बच्चों पैसा हमारी जेब से नहीं जाता, लेकिन इन सभी चीजों को भी आप पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हो, अपने प्रॉफिट को कम कर लेते हो, ठीक है ना। तो हम जब एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सभी रिजर्व्स की वजह से, क्योंकि कैश नहीं गया, इसलिए इन सब ट्रांसफर टू रिजर्व को हमें वापस एड बैक कर लेना है, एक बात। और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड का प्रोविजन और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और रिफंड को माइनस करके, इन सब में भी आप प्रोविजन ही बना रहे हो। और प्रोविजन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमने पैसा साइड में रख लिया है, ठीक है, दिस इज नॉट द पेमेंट। हाँ, जब इनके पेमेंट्स के बारे में बात होगी, उसकी पेमेंट को हम दिखाएंगे एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, बट स्टिल दीज आर द प्रोविजन, सो ओनली ऐड करेंगे, क्योंकि ये सब नॉन कैश बातें हैं। तो इसको किस में ऐड कर लेंगे? जो हमने टॉप पर नेट प्रॉफिट रखना है उसमें इसको पहले से ही ऐड कर लेंगे। ये देखो, एक मिनट रुको, ये मान लीजिए ये फिगर है 1 लाख, सपोज। सर ये 1 लाख कहां से आई है? ये 1 लाख यहां से आई है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा है, मान लो प्रॉफिट का डिफरेंस दे रखा है, आई मीन करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है आपको 70,000 रुपीज, ठीक है। उसके अंदर ये ट्रांसफर्स है सपोज 10,000, ठीक है। ये प्रोविजंस इन तीनों का सम है, सपोज कर लो 20,000, तो ये फिगर यहां से आई है 1 लाख, ठीक है। यानी करंट ईयर के प्रॉफिट जो आफ्टर था रिजर्व्स एंड आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड आफ्टर द प्रपोज्ड डिविडेंड्स, तो आपने उन आफ्टर्स को पहले बिफोर कर लिया, और ये 1 लाख रुपीस यहां से निकल के आया, और इस 1 लाख रुपीस को आपने पुट अप किया, ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टॉप पे रखा, और फिर आप स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को आप उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत डाउट अभी आपके मन में होगा बेटा, अभी क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना, तो वो डाउट हमारे मन से निकल जाएगा। आइए जरा बात करते हैं, थोड़ी सी बात और अभी करेंगे इसके ऊपर, नेट प्रॉफिट पे थोड़ी बात और करूंगा, बेसिक बात। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट जो वो टॉप पे लिखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो वो टॉप पे लिखना है बच्चों, वो नेट प्रॉफिट कौन सा है, कहां पता चलेगा वो नेट प्रॉफिट? तो वो हमें पता चलेगा बेटा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या? पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। याद करो बच्चों, बैलेंस शीट में क्या बताया था? पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहां मिलता था? हमें याद करो, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था,
इस बैलेंस शीट के फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाया था? शेयर होल्डर फंड होगा सर, शेयर होल्डर फंड के अंदर एक हेड होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, याद करिए आप लोग। और उस रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंदर मैंने कई तरह के रिजर्व्स एंड सरप्लसेस रिजर्व्स डिस्कस किए थे, उसमें एक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, तो मान लीजिए हमें ये स्टेटस गिवन है, 10,000 रुपए P&L में इस साल की शुरुआत में थे और 25,000 रुपए इस वक्त है। तो बच्चों आप क्या समझते हो इस बात से? 10,000 रुपए इस साल की शुरुआत में थे, 25,000 रुपए इस साल के एंड में है। ये सपोज कर लीजिए एक पॉकेट है आपकी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये। ठीक है, आपने इसका मतलब बेटा सीधी सी बात है, करंट ईयर में कितना पैसा कमाया होगा? सर 15,000 कमाए होंगे, क्योंकि पॉकेट में ओपनिंग में आपके पास 10,000 पड़े थे और क्लोजिंग में पॉकेट में आपके पास 25,000 पड़े हैं। तो करंट ईयर में आपने इस पॉकेट में कितना पैसा डाला होगा? बेटा 15,000 डाला होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं आपको कि करंट ईयर में प्रॉफिट कितना है? 15,000 रुपीज है। बच्चों नोट करते जाएंगे आप लोग फाइल के अंदर। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया 25,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 15,000 रुपीज करंट ईयर प्रॉफिट। वन सेकेंड पॉइंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट बेटा, सेकेंड पॉइंट है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 25,000 रुपीज था, ठीक है, और अभी 10,000 रुपीज, ये दो बैलेंसेस अब आपको ये गिवन है 25 एंड 10, तो बच्चों आप लोग मुझे जरा बताएं करंट ईयर का फर्म का प्रॉफिट कितना है? जल्दी से बताएं। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर ऑफ द फर्म, ऑफ द कंपनी, सॉरी, प्रॉफिट ऑफ द करंट। वेरी गुड, दिस इज नॉट अ प्रॉफिट सर, इट इज अ लॉस, इट इज ए लॉस। ठीक है ना, इट इज ए लॉस, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 15,000 रुपीज इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्या शो कर रहा है? माइनस कि 25,000 रुपए हमारे पॉकेट में थे पहले। आप सोचो अभी 10,000 है, अभी 10,000 है, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो मैं कहूंगा 10,000 माइनस 25,000, इट विल बी नेगेटिव ऑफ 15,000 रुपीज। मींस इन द करंट ईयर यू हैव नॉट अर्नड एनीथिंग, यू हैव लॉस्ट 15,000, सो इट्स अ लॉस ऑफ द करंट ईयर। 15,000 रुपीज विल बी रिप्रेजेंटेड इन द ब्रैकेट्स। दो, तीसरी सिचुएशन समझे बेटा, 25,000 और ये 10,000। जल्दी से बताओ मुझे आप करंट ईयर की सिचुएशन क्या है? अगर प्रॉफिट है तो P से लिखिए, लॉस है तो L से लिखिए और साथ में लिखिए अमाउंट। P इतना या L इतना, जल्दी बताओ बच्चों क्या? अच्छा जी, अमाउंट भी बताओ बेटा। 35,000 का प्रॉफिट, गलत, गलत मन्नत। और कोई बच्चा? कितने का? हाँ तनु, वेरी गुड। अमन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यस निशी, निशी गलत बता रही है, नो। तनु बिल्कुल सही बता रही है। ठीक है, अमन सही बता रहा है, बिल्कुल सही है बच्चों। 35,000 का लॉस है यार। सोचो आप कि 25,000 रुपए का प्रॉफिट था मेरे पास, वो 25,000 का पॉजिटिव बैलेंस, प्रॉफिट का बैलेंस कन्वर्ट हो गया 10,000 रुपए के नेगेटिव बैलेंस, लॉस में। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना नुकसान खाया? एक तो 25,000 का प्रॉफिट जीरो तक आया, बात को समझो आप। 25,000 का नुकसान तो वही हो गया था। अगर 25,000 का प्रॉफिट जीरो तक जाता तो बेटा 25,000 का नुकसान तो वही हो जाता, और फिर जीरो तक थोड़ी ना गया, वो तो लॉस में कन्वर्ट हो गया 10,000 के। तो 10,000 का लॉस और है, तो 25,000 रुपीज का लॉस एक है और 10,000 रुपीज का लॉस एक है। सो इट इज अ लॉस ऑफ 35,000, सो यू विल राइट इट एज 35,000 इन द ब्रैकेट। इज दैट ओके बच्चों? और अगर किसी को अभी भी बात समझ में नहीं आई है तो बात ऐसे समझ सकते बच्चों, -10,000 माइनस 25,000, सो आपको पता लगेगा माइनस का 35,000 हो गया सर। बाकी वैसे फर्स्ट केस से बात समझ में आने की कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 का प्रॉफिट 10,000 के लॉस में जाएगा तो करंट ईयर में तो आप 35,000 का घाटा खाओगे, तभी ऐसी सिचुएशन हुई होगी। ठीक है, तो मैंने कई तरीके से आपको ये बात समझा दी, समझ में आ गई होगी। अगली बात में बताओ बेटा, अगली सिचुएशन केस नंबर 4, जल्दी से बताओ। P और L और द अमाउंट ऑल्सो। केस नंबर 4, P ऑफ व्हाट अमाउंट? हाँ यस मन्नत, वेरी गुड।
प्रॉफिट 35,000, यस अमन, प्रॉफिट 35,000, वेरी गुड। 25,000 का लॉस था बच्चों, जो कि 10,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि पहले तो हमने 25,000 का लॉस कवर किया होगा, यानी 25,000 का लॉस पहले आपने जीरो करने के लिए 25,000 तो पहले इसलिए कमाए होंगे, और फिर जीरो को 10,000 तक लेके जाने के लिए आपने 10,000 और कमाए होंगे। सो ऑल ओवर व्हाट अमाउंट यू हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज द अमाउंट 35,000. So it's a profit of 35,000 during the year. Good. आगे चलते बच्चों, फिफ्थ पॉइंट पे बताइए। हाँ जी, केस आपके सामने है, जल्दी से P और L विद द अमाउंट, P और L विद द अमाउंट इन द केस नंबर 5। लॉस बेटा, अमाउंट मन्नत, अमाउंट साथ साथ में बताओ। यस वेरी गुड, शी इज सेइंग लॉस ऑफ 15,000, बिल्कुल सही कह रही है मन्नत। हाँ बिल्कुल सही अमन, यस इट्स अ लॉस ऑफ 15,000, तो आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 15,000 रुपए, ये ब्रैकेट में, राइट, बिकॉज 10,000 का लॉस हम खा रहे थे, अभी 25,000 के लॉस में हम पहुंच गए हैं, तो हमारा नुकसान बड़ा है। कितने से नुकसान बड़ा है सर? 15,000 से। तो ड्यूरिंग द ईयर हमें लॉस लगा है 15,000 रुपए का। डन। सिक्स केस में बताइए आप। अच्छा, सिक्स केस में तो बता ही देंगे, सिक्स केस में बात कुछ और बताने के लिए मैंने इसको वर्किंग नोट में दिखा रखा है बेटा। सिक्स केस ये है कि अगर P एंड L के नाम से क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो बेटा हम अपना काम रिटेन्ड अर्निंग से भी चला सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब भी वही होता है। आइए जरा मैं बात बताता हूं, बात तो बहुत सिंपल है। 25,000 का प्रॉफिट अगर 10,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने 15,000 रुपए का लॉस कमाया है। बहुत सिंपल है, ड्यूरिंग द ईयर आपने 15,000 रुपए का लॉस खाया है, कमाया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहां पर सिर्फ एक बात समझाने के लिए लिखा बेटा, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब पी एंड एल ही होता है। अच्छा, अगर वो भी ना दे रखा हो, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा हो, तो बेटा हम उससे भी काम चला लेंगे, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस का कंटेंट होता है पी एंड एल का बैलेंस। और हमारा 10,000 रुपीज का प्रॉफिट अगर 25,000 रुपीज के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, सो वी विल से देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो तीन नाम हमारे सामने है, एक प्रायोरिटी पी एंड एल नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन सब का मतलब एक ही है। डन बच्चों यहां पे। चलिए अब शुरू करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों हमें पता है पूरी शीट में सर आपने तीन एक्टिविटीज में बात करी थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, लेकिन हम तीनों एक्टिविटीज को सिस्टमैटिकली चलाने वाले हैं, है ना। आज हम सिर्फ बात करेंगे कौन सी एक्टिविटीज पे? ऑपरेटिंग पे, और सिर्फ ऑपरेटिंग पे। फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया था कि सबसे पहले टॉप पे क्या रखना है, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, बिफोर ट्रांसफर्स टू रिजर्व्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, इन सबसे पहले वाला प्रॉफिट पहले रखना है। और फिर हमने बात करी थी उसमें फॉर्मेट में ऐड करनी है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, इनफैक्ट एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है? ऐड। लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम्स हो, तो उसको करना है लेस। क्या निकल के आएगा ऐसा करने के बाद? नेट प्रॉफिट, इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके अंदर वर्किंग कैपिटल के चेंज को हमने जो है डील करना है। वर्किंग कैपिटल का चेंज क्या कराया था आपको कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को मुझे ऐड करना है और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को मुझे लेस करना है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐसा कुछ होता है तो उसको ऐड करना है, और रिवर्स को हमें लेस करना है। और ऐसा करके हम पहुंच जाएंगे जो है वर्किंग कैपिटल के चेंज के बाद, और उसमें से सिर्फ एक काम करना है, इनकम टैक्स पेड वो माइनस कर देना है, और हमारे पास आ जाएगी पहली एक्टिविटी का हमारा आंसर, रिजल्ट। ये पूरा फॉर्मेट था, लॉजिक के साथ मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको क्लियर किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर रहे हैं बेटा। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल है मेरे पास 12 लाख की, उसके अंदर अदर इनकम 18,000 की जोड़ दे तो मेरी टोटल रेवेन्यू आ जाती है 12,18,000। ठीक है, यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला ध्यान हमारा किसकी तरफ जाना चाहिए? नेट प्रॉफिट की तरफ। आओ पहले प्रॉफिट ढूंढो बच्चों। ये लो सर, प्रॉफिट मिल गया हमें 1,16,000 रुपए का, 1,16,000 रुपीज। लेकिन बच्चों 1,16,000 में अभी तक टैक्स पेड नहीं है। मुझे जो प्रॉफिट लेना होता है वो सबके आफ्टर लेना होता है, तो टैक्स पेड के बाद में बात करूं तो 80,000 रुपीज है, 80,000। तो
I'll take the profit of rupees 80,000. लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जब हम नेट प्रॉफिट लेते हैं अपना, तो हमें उसके अंदर ऐड करना होता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। इसमें जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ठीक है, कंटिंजेंसीज रिजर्व, ठीक है, ये सब रिजर्व्स ये ऐड करने होते हैं। साथ में मैंने क्या बोला था, क्या ऐड करना होता है बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। बच्चों ये ऐड ऑन करना हो हमें, इसके अंदर सब कुछ ऐड करना है प्रॉफिट के अंदर। जब मैं ये सब कुछ ऐड करूंगा तो जो प्रॉफिट आएगा उसको हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टॉप पे रखना है। आओ जरा देखते हैं इसमें से कोई चीज है क्या। आओ जरा देखते हैं। एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ओके, और नीचे आ गए, यहां पर देखो नोट्स बना रखे हैं उसने। नोट नंबर 1 अदर इनकम्स के जो 18,000 हैं, यहां नोट नंबर 1 आपके सामने है, तो जरा देखें नोट नंबर 1 में अदर इनकम्स क्या है। अदर इनकम्स है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, और एक रिफंड आया था, इनकम टैक्स रिफंड आया था 2,000 रुपए का, अदर इनकम्स वो है। फिर नोट नंबर 2 में डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, ओके। नोट नंबर 3 में हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ओके। और उसके नीचे चलता हूं तो ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, ट्रेड पेबल है, ऑफिस है। बेटा रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व्स का बैलेंस है यहां पर मेरे पास 0। अब आती है बात, सर कोई प्रोविजन, टैक्सेशन का प्रोविजन? हाँ, ध्यान देना मेरी बात की तरफ बच्चों, बिल्कुल ध्यान देना मेरी बात की तरफ। 36,000 रुपए का टैक्स पे किया है, तो हम ये मानेंगे कि 36,000 की पेमेंट करने से पहले हमने इसका प्रोविजन भी बनाया होगा, और फिर हमने किया होगा टैक्स को पे। तो आप कहेंगे सर 36,000 का प्रोविजन है क्या? हाँ सर, बिल्कुल 36,000 का प्रोविजन है, पर उसमें से 2,000 रुपए का हमारा रिफंड भी आ गया था। ये देखो टैक्स का रिफंड मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, 2,000 का रिफंड आ गया था। इसका मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि टैक्सेशन की जब बात हो रही है तो 36,000 माइनस 2,000 के रिफंड के बाद नेट टैक्सेशन प्रोविजन है 34,000। ये हम मान के चलेंगे 34,000। एक बात, क्वेश्चन है सर प्रपोज्ड डिविडेंड है क्या? बेटा मुझे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखा, 0 है। इंटरम डिविडेंड सर 0 है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल दीज थिंग्स जो मैं लेकर के चलूंगा वो है 80,000 प्लस यहां से कितना बैलेंस निकल के आया था 34। सो 80 प्लस 34, दिस इज 1,1,4,000. This is the net profit that I have to take on the top on the operating activities. That is the net profit before any kind of transfer, before any kind of reserve transfer, taxation, provision for taxation, proposed dividend, interim dividend, इन सबसे पहले का जो प्रॉफिट है वो है 1,14,000 रुपए। तो आइए मेरी शीट में देखो, मैंने यहां लिखा होगा, ये आ गया सर आपका वो प्रॉफिट 1,14,000 रुपए का। ठीक है बच्चों, लो मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको, आप साथ साथ करें। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद बच्चों बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई कर सकते हैं। लो बनाइए मेरे साथ साथ, आप शीट बनाइएगा। ये लो, ये शीट है बच्चों हमारे पास। सबसे पहले बच्चों हमने यहां पे लेना होता है, ऊपर पहले एक हेडिंग बना लीजिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज क्या लगनी है सर इसके अंदर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रोविजंस, ये प्रॉफिट लेना है सर। अब ये प्रॉफिट मेरा अभी आया था, वो क्या आया था, वो था मेरे पास था 80,000, लेकिन मैंने टैक्सेशन का प्रोविजन 80,000, लेकिन मैंने टैक्सेशन का प्रोविजन उसके अंदर एड ऑन किया था, और टैक्सेशन प्रोविजन था मेरे पास उसके अंदर बच्चों 34,000। तो कुल मिला के ये मेरा हो गया था 1,14,000। तो पहली चीज का आंसर मेरे पास आ गया, इस चीज का आंसर 1,14,000 रुपए।
अब उसके बाद बच्चों 4 पार्ट में टोटल हमने इस शीट को डिवाइड करने के लिए कल मैंने आपसे बात करी थी। आओ जरा मैं पहले वो 4 बातें बोलूं। एक, हमें इसके अंदर ऐड करना है सर क्या, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। कल मैंने बताया था ये ऐड करना है। फिर हमें यहां से कुछ लेस भी करना बताया था मैंने, क्या, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स, ये माइनस करनी है सर। ऐसा करके पूरा आंसर नहीं आएगा, ऐसा करके हम सिर्फ पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। उसके बाद मैंने कहा था कि हमें इसमें 2 स्टेप्स और लेने हैं। हमें इसके अंदर ऐड करना है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जिसका लॉजिक कल मैंने क्लियर किया था। और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का अपने आप में मतलब क्या है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो सर, वर्किंग कैपिटल का मतलब है सीए माइनस सीएल। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कब होगा, जब या तो सीए कम हो जाए या सीएल बढ़ जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या कि करंट एसेट्स की डिक्रीज को भी ऐड करना है और करंट लाइबिलिटीज की इंक्रीज को ऐड करना है। ठीक है बच्चों। और फिर लास्ट अगला स्टेप क्या था, लेस करना है। हाँ जी, अगला स्टेप क्या था कि लेस करना है। सर लेस क्या करना है बेटा, लेस करना है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या होती है बच्चों, वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज का मतलब है सीए का बढ़ना और सीएल का घटना। ठीक है। और फिर उसके बाद एक स्टेप और है सर, सबसे आखिरी में माइनस करना है इनकम टैक्स पेड। बस ये मेरी शीट है। ठीक है बच्चों, आओ अब इस शीट के अंदर हम इन चीजों को फिल करने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज को। आओ जरा देखते हैं। ये था बच्चों क्वेश्चन हमारा। नेट प्रॉफिट तो हमने उठा लिया 1,14,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन को शुरू से शुरू करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ठीक है, अदर इनकम्स मैंने चेक कर ली थी। अदर इनकम्स में मेरे पास मेरे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है और इंटरेस्ट रिसीव्ड है। बच्चों याद करो कल क्या बताया था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, इट इज एन इन्वेस्टिंग इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑल्सो एन इन्वेस्टिंग इनकम, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लैंड में तो प्रॉफिट आता है। जब आप इनफैक्ट इन्वेस्टिंग इनकम कह लो या इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह लो, क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं है ना लैंड को बेचने का खरीदने का, तो ये कोई बिजनेस इनकम नहीं है, यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा सर, माइनस करूंगा। 13,000 भी माइनस करूंगा और 3,000 भी माइनस करूंगा। तो आ जाओ यहां पे, यहां से लेस करूंगा ना, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है बच्चों, ये मेरी 13,000 और 3,000 की इनकम है। 13,000 भी लेस है और 3,000 भी लेस है। ये मेरा लेस का कॉलम चल रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ो। ये हो गया सर आपका अदर इनकम्स, है ना। ये 18,000 की अदर इनकम्स को मैंने डील कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में आ गया टोटल रेवेन्यू। ठीक है, एक्सपेंसेस पे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सर ये तो ठीक ही है, ये तो बिजनेस एक्सपेंस ही होता है, इसका तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, इसको छोड़ दीजिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये भी ठीक है, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है। फाइनेंस कॉस्ट, इसको मान लीजिए लॉन्ग टर्म। और याद करो बच्चों, मैंने आपको क्या समझाया था कि लॉन्ग टर्म नेचर के लोन पर अगर हम कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। याद करिए मैंने बताया था आपको। तो यानी कि ये जो 45,000 का खर्चा है,
जिसकी वजह से हम अपना प्रॉफिट घटा चुके हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इस 45,000 को भी मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पर ऐड करने जा रहा हूं, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लॉन्ग टर्म वाली, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है उसके ऊपर आप अगर फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, वो बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। रेशियो एनालिसिस चैप्टर के अंदर मैंने ये वाली बात आपको ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग की लिस्ट के अंदर क्लियर किया था। तो फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा, एड ऑन हो जाएगा 45,000। डन है बेटे, आगे बढ़े। अगला हेड बनाता है वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसका नोट नंबर 2 इसके अंदर क्लियर करता है 82,000। आइए जरा नोट नंबर 2 पे देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, डेप्रिसिएशन के 72,000 है, नॉन कैश एक्सपेंस। गुडविल रिटर्न ऑफ के 10,000 है, यहां भी पैसा नहीं गया। बच्चों बात समझ रहे हो, दोनों हमारे बिजनेस के नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। हमारा हेड क्या है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, दोनों तरह के खर्चों को हमने नेट प्रॉफिट के अंदर प्लस करना होता है। तो डेप्रिसिएशन भी प्लस होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ भी प्लस होगा। आ जाओ फिर, यहां डेप्रिसिएशन भी प्लस होगा, डेप्रिसिएशन भी प्लस होगा 72,000 का, और गुडविल रिटर्न ऑफ भी प्लस होगा 10,000 का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ो। उसके बाद वापस से ऊपर जा रहा हूं, ऊपर वाली शीट को साथ साथ लेकर के चलूंगा मैं। तो ऊपर वाली शीट में आए तो फाइनेंस कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अदर एक्सपेंसेस हैं कुछ 50,000 रुपए के। आओ जरा देखते हैं इस अदर एक्सपेंसेस में क्या है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, सर 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 नॉन बिजनेस एक्सपेंस है, क्योंकि हमारा बिजनेस कोई प्लांट को बेचने का थोड़ी ना है। और मैंने बताया था कल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड होता है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस होता है। वो इनकम जो प्रॉफिट की इनकम है वो बिजनेस इनकम नहीं है, और ये लॉस ये बिजनेस लॉस नहीं है। जो बिजनेस लॉस नहीं है उसको ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और जो बिजनेस इनकम नहीं है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको लेस कर दो। इसी के चलते मैंने प्रॉफिट को लेस किया था, तो मैं लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट को ऐड ऑन कर रहा हूं 30,000 रुपए। आइए यहीं पे इसी लिस्ट में, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मेरा 30,000 रुपए का है, ऐड करो। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ये तो ठीक है बेटा, ऑफिस एक्सपेंस तो बिजनेस एक्सपेंस है, कैश में पे किए हुए हैं, कैश में पे किए नहीं, अक्रूवल है, क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफिशियल एक्सपेंस है, बात खत्म हो गई। तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ये खर्चा अगर किया है बिजनेस का तो ये ठीक है। वापस ऊपर चलो बेटा, ये हो गया, अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट मेरी क्लियर है। उसके बाद नीचे आए तो प्रॉफिट के साथ तो मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूं, टैक्स में ऑलरेडी डील कर चुका हूं, 36,000 रुपए का हो गया। अब आ जाओ नोट्स पे। नोट्स पे जब मैं बात करता हूं तो मैं फर्स्ट नोट पूरा डील कर चुका हूं बेटा, सेकंड नोट में डील कर चुका हूं, थर्ड नोट में डील कर चुका हूं, सारे नोट्स टू द अकाउंट्स भी हम डील कर चुके हैं। यहां तक हमारी बात हो चुकी है। यहां तक की बात अगर हमारी हो गई है तो अब बात रह गई है सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे। इसका मतलब यहां तक का प्रॉफिट बेटा मैं एक बार के लिए यहां तक की एक्टिविटीज में डील कर सकता हूं। आओ जरा डील करते हैं यहां तक की एक्टिविटी, आ जाओ। ये देखो 1,14,000 रुपए मेरे पास है बच्चों, इसके अंदर 45,000 प्लस 72,000 प्लस 10,000 प्लस और 30,000, ये सभी खर्चे या तो नॉन बिजनेस है या नॉन कैश है, हमने ऐड कर दिए। फिर इनकम्स है, अच्छा इनको ऐड करना, और ये इनकम्स थी नॉन बिजनेस इनकम नॉन कैश इनकम 13,000 और 3,000। यहां तक डील करने के बाद में मेरे पास जो रिजल्ट आता है आइए जरा देखते हैं। 45 प्लस 72 प्लस 30 प्लस 10, देखो जरा 45 प्लस 72 प्लस 30 प्लस 10 करने के बाद 157 प्लस हो जाएगा, यानी 2,71,000 बन जाएंगे बेटा। यहां तक बचेगा, बनेगा 271,000 में से माइनस करना है 13 और 3, देखते हैं। यस, तो यहां तक मेरा आ जाएगा आंसर बच्चों 255। यहां तक मेरा रिजल्ट आ जाता है 2,55,000 रुपए। इसको मैं क्या बोलूं, 2,55,000 रुपए को बच्चों, इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
आप कहेंगे सर हमने क्वेश्चन तो नेट प्रॉफिट से शुरू किया था। बेटा उस ये था ना नेट प्रॉफिट, ये था ना नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व्स एंड प्रोविजन से आपने अपने क्वेश्चन को शुरू किया था। जब आपने उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, जब आपने उसके अंदर से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस कर दी, तो बचा कौन सा प्रॉफिट? नॉन तो खत्म कर दिया, बाकी कौन सा बचा बेटा? ऑपरेटिंग ही तो बचा। तो अब जो मेरा ये बना, यानी कि 255, इसको बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और अब मुझे वर्किंग कैपिटल के चेंज को इसके अंदर एम्प्लॉय करना है बच्चों। तो क्या सिखाया है सर? वर्किंग कैपिटल के चेंज को कैसे एम्प्लॉय करना है? तो हमने सीखा है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को ऐड करना है और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को सर लेस करना है। हमने सीखा है ना, कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को आपको ऐड करना है और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को आपको लेस करना है। तो आओ जरा मैं ढूंढता हूं भाई डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या है और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या है ना। करंट एसेट का घटना, करंट लायबिलिटीज का बढ़ना, और ये इन चार चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आओ बच्चों यहां आ जाओ। आपको दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स 140 से 164 हो गए, है ना। 12 से 13 देखना ना, ऐसे 140 की एसेट 164 की हो गई। तो कितने से एसेट इंक्रीज हो गई बच्चों? जरा देखें कितने से एसेट्स इंक्रीज हो गई। बेटा ये एसेट्स इंक्रीज हो गई हैं 24,000 से, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई हैं। और अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई हैं तो हमें क्या करना होगा? करंट एसेट्स का बढ़ना मतलब वर्किंग कैपिटल का बढ़ना, और वर्किंग कैपिटल के बढ़ने को हमें करना है लेस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का बढ़ना मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का घटना। कल मैंने लॉजिक बताया था इसका। तो मुझे इस 24,000 को यहां से लेस कर देना है। तो आइए इसके कॉलम पे बात करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया, और यहां मैं लेस कर दूंगा बच्चों ट्रेड रिसीवेबल के 24,000 रुपीज, मैंने लेस के कॉलम में लगा दिया। फिर है इन्वेंट्री 84 से 115,000, तो 15 और 16 31,000, 31,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है। सेम लॉजिक बेटा, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो मैं लेस कर दूंगा। तो आ जाओ यहां पर, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो 31,000 से मैं यहां पर लेस कर दूंगा। आगे बढ़िए, आगे कहता है सर ट्रेड पेएबल्स 60 से 73 हो रहे हैं। तो जो पेएबल्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, वो आपकी 13,000 से इंक्रीज हो रही हैं। और अगर आपकी करंट लाइबिलिटी 13,000 से इंक्रीज हो रही है तो भाई करंट लाइबिलिटी के साथ तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। या तो मैंने ऐसे समझाया था, या फिर इसको ऐसे समझो कि करंट लाइबिलिटीज का बढ़ना मतलब वर्किंग कैपिटल का घटना, और वर्किंग कैपिटल के घटना मतलब कैश इक्विवेलेंट्स का बढ़ना। तो हमें इसको एड ऑन करना होगा। कितना एड ऑन है? 13,000 एड ऑन है। तो आओ फिर 13,000 रुपए ट्रेड पेबल्स के का नाम के यहाँ, ट्रेड पेबल्स के नाम के 13,000 रुपए यहां ऐड कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों, कि ट्रेड पेएबल्स बढ़ रही हैं। यहां लॉजिक समझो इसका, यहां लॉजिक समझो कि ट्रेड पेएबल्स बढ़ रहे हैं मतलब करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है। करंट लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब वर्किंग कैपिटल का घटना, और वर्किंग कैपिटल का घटना मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बढ़ना। और जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ेगा तो भैया ऐड ऑन ही करूंगा मैं, तो इसलिए 13,000 रुपए बच्चों वहां पर ऐड ऑन कर दिए हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, अच्छा जी क्या कहता है, 6,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, जो कि अब 4,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गए हैं। और भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो करंट लाइबिलिटी है। अब करंट लाइबिलिटी आपकी घट रही है तो लेस करेंगे, है ना, 2,000 रुपए से लेस कर दो। तो ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम के 2,000 रुपए यहां पर लेस कर दो। बात खत्म हो गई। अब बचा सर और कुछ रह गया क्या? बच्चों एक कॉलम खाली दिख रहा है इनकम टैक्स पेड का। तो मैंने क्या सिखाया था अभी इस क्वेश्चन के अंदर, देखो
इनकम टैक्स की पेमेंट थी इस क्वेश्चन में, आप देखो तो 36,000 रुपए की, और मैंने कहा था भाई प्रोविजन भी 36,000 का है और पेमेंट भी 36,000 की है, लेकिन 36,000 में से बेटा 2,000 का रिफंड आ गया था। इसका मतलब प्रोविजन भी 34,000 का है और पेमेंट भी 34,000 की है। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी 34,000 का और पेमेंट फॉर इनकम टैक्स भी 34,000 का। तो प्रोविजन तो मैंने ऊपर एड ऑन कर दिया था, ये देखो आप, प्रोविजन तो मैंने ऊपर नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया था। तो पेमेंट का क्या करना है भाई, पेमेंट नीचे बॉटम में से लेस कर देनी है ना। फॉर्मेट यही कहता है कि ऊपर टैक्स प्रोविजन ऐड करना है और नीचे टैक्स की पेमेंट लेस करनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रोविजन भी 34 है और पेमेंट भी 34 है। अपने माइंड में ये इमेज नहीं बनानी है कि सर जो ऐड होगा वही लेस होगा टैक्स में, नहीं। अभी जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो प्रोविजन का अमाउंट कुछ और होगा और पेमेंट का अमाउंट कुछ और होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रोविजन भी 34 है और पेमेंट भी 34 है। तो मेरा ऐड भी यहां पर कितना हुआ था, ये देखो, ऐड भी कितना हुआ था यहां पे 34, और यहां से माइनस भी इनकम टैक्स पेड में से कितना हो रहा है बच्चों 34। तो ये 34,000 रुपीज इनकम टैक्स पेड में से मैं क्या कर देने वाला हूं, यहां से सर माइनस कर देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो अब जरा इसको देखें आप। 2,55,000 रुपए मेरा आ गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें 13,000 रुपीज आप एड ऑन करेंगे, 13,000 रुपीज आप एड ऑन करेंगे। तो 255 में 13 जोड़ो बच्चों, कितने हो गए, ये हो गए सर 0 0 0 और 0 0 0 क्यों, हाँ ठीक है, 3 तो 0 और 5 3 8 और 5 1 6, बेटा 2,68,000 रुपए हो गए, 2,68,000। एक मिनट इसको थोड़ा ध्यान से लिख दो, 2,68,000 हो गए बच्चों। ठीक है, अब इस 268 में से आपको माइनस करना है 24 प्लस 31 प्लस 2, यानी ये हो गया आपका 57,000। हाँ 57,000। तो 57,000 जब इसमें से माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2,11,000, और 2,11,000 में से आप इनकम टैक्स पेड के, ये था ना इनकम टैक्स पेड का 34, हाँ 2,11,000 में से जब 34 माइनस कर दोगे तो बच्चों फाइनल आंसर 177,000। व्हाट इज दिस, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको बोलेंगे बेटा जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। बोलो बच्चों कुछ बात बनी कि नहीं बनी, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का करते हैं तो हमें लगता है यार बड़े सारे पॉइंट है, कैसे बनेगी बात, बहुत मुश्किल है तो, लेकिन सच बताऊं तो एक दो क्वेश्चन के बाद फिर हमारे को इस पर्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चंस की हैबिट हो जाती है। सबसे सबसे जरूरी बात क्या है कि हमारा फॉर्मेट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, उसके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, और जब हमारे को ये सब क्लियर होता है तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ ही हमारा फिर पूरा काम डन हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन जो कराया है इसमें आपका काफी हद तक लॉजिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक।